विद्यार्थियों, व्याकरण विषय के अंतर्गत आज का जो विषय है आपका इस कक्षा का वो है प्रश्न निर्माणम। आपके पाठ्यक्रमानुसार आपके पाठ पूर्ण हो चुके हैं। व्याकरण विषय के अंतर्गत आपने जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है वो सभी जो बिंदु है वो पढ़ लिए हैं। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों, आपके पाठों में जो 15 पाठ है उसके अंतर्गत प्रश्न बनाने का एक जो प्रश्न आता है, यानी कि कोई वाक्य दिया हुआ होता है और उसका प्रश्न आपको बनाना होता है। तो विद्यार्थियों, आपने ये तो सुना है, ये देखा भी है कि प्रश्न का उत्तर लिखिए, लेकिन प्रश्न मतलब जो उत्तर लिखा हुआ है कोई वाक्य के रूप में, उसका आप प्रश्न कैसे बनाएं, ठीक है ना। तो ये तरीका आपने देखा, लेकिन वहां हमने जो है वाक्य उनके प्रश्न बना करके देखे, लेकिन ये बनते कैसे हैं प्रश्न, ये हम यहां पर जानने वाले हैं। तो यहां इस बिंदु के अंतर्गत, इस विषय के अंतर्गत हम पढ़ने वाले पहले भाग में सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में हम क्या पढ़ेंगे कि जो प्रश्न निर्माण है वो कहां से बनता है, कैसे बनता है, अर्थात प्रश्न निर्माण के लिए किन शब्दों की आवश्यकता होती है। जैसा कि शब्द रूप आपको पढ़ाया गया, उस समय बताया गया कि किम शब्द जो होते हैं वो प्रश्न निर्माण में काम आते हैं। अब यहाँ पर जो किम शब्द है उनको लेकर के उनके साथ हम विभक्ति के आधार पर किस प्रकार प्रश्न बन सकते हैं और हम बना सकते हैं, बड़े ही सहजता से, आसानी से हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, आप तैयार हो जाइए, कॉपी पेन साथ में ले लीजिए और लिखिए, ठीक है ना। जो आपको बताया गया है उसको लिखिए और समझिए। जितना ध्यान आपका लिखने में है उससे कहीं ज़्यादा ध्यान आप समझने पे दीजिए, क्योंकि यहाँ समझने का ही खेल है। आपने समझ लिया तो विद्यार्थियों, उसके बाद चाहे आपकी इस कक्षा की बात हो या आने वाली कक्षाओं की बात हो, प्रश्न निर्माण आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए विद्यार्थियों, इसी उत्साह के साथ शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहले भाग में सामान्य परिचय। सबसे पहले देखिए पूर्व ज्ञानम। पूर्व ज्ञान का मतलब क्या है यहाँ पर, तो देखिए, प्रश्न निर्माणाय किम इति सर्वनाम शब्दस्य ज्ञानम आवश्यकम अस्ति। किम मतलब यहाँ प्रश्न निर्माण के लिए किम इति सर्वनाम शब्दस्य, किम ये जो सर्वनाम शब्द आपने पढ़ा है, ठीक है, वह उसकी आवश्यकता होती है, मतलब उसके ज्ञान की आवश्यकता होती है। किम शब्द जो है तीनों लिंगों में चलता है, ठीक है ना। तो उनके शब्द रूप कैसे होते हैं वो आपको स्मरण होने चाहिए, ध्यान में होने चाहिए। फिर है किम इति सर्वनाम शब्द त्रिषु लिंगेषु भवति, अर्थात एतस्य रूपाणि त्रिषु लिंगेषु भवन्ति। किम शब्द तीनों लिंगों में होता है और उनके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। वो कैसे, तो विद्यार्थियों, पूर्व ज्ञान का मतलब यही है कि आपने पहले किम शब्द पढ़ लिए हैं शब्द रूपों में, और वो कैसे हैं, किस प्रकार है। तो यहां पर देखिए विद्यार्थियों, किम क्या, किम का अर्थ क्या होता है, क्या, और किम पुल्लिंग में कैसे चलते हैं। देखिए यहाँ पे, चूंकि आपको एक बात यहाँ स्पष्ट होनी चाहिए कि सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता है, ठीक है ना। तो 7 विभक्तियों में रूप चलते हैं। तो यहां पर देखिए, प्रथमा में देखिए कह, कौ, के, ध्यान से देखना है, कम, कौ, कान। द्वितीया में, तृतीया में देखिए केन, काभ्याम, कई। चतुर्थी में कस्मै, काभ्याम, केभ्यः। पंचमी में कस्मात्, काभ्याम, केभ्यः। षष्ठी में कस्य, कयोः, केशाम। सप्तमी में कस्मिन्, कयोः, केषु, ठीक है ना। यानी कि प्रथमा से लेकर सप्तमी तक ये रूप है। चाहे आप इसको इस तरीके से याद कर लें, कह, कम, केन, कस्मै, कस्मात्, कस्य, कस्मिन्, ठीक है। एक वचन का स्तंभ ये है। द्विवचन में है कौ, कौ, काभ्याम, 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 कयोः, कयोः। फिर है बहुवचन में के, कान, कई, केभ्य, केभ्य, केशाम, केशु, ठीक है। तो यहां पर ये आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न जो है वो एक वचन में भी हो सकता है, द्विवचन में भी हो सकता है, बहुवचन में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ ये शब्द रूप याद होंगे किम शब्द पुल्लिंग में, तो आपको पुल्लिंग वाले जितने भी प्रश्न बनने हैं वो आपको आसानी से आ जाएंगे। वो बनने कैसे हैं वो तो हम सीखेंगे ही, जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले अनिवार्यता है किम शब्द आपको अच्छे से याद हो, ठीक है ना। तो ये पुल्लिंग में था। आगे देखिए, यहाँ स्त्रीलिंग में है अपने पास में, ठीक है। वो कैसे है देखिए, प्रथमा से सप्तमी। प्रथमा में देखिए का, के, काह, ठीक है। द्वितीया में काम, के, काह, ठीक है। तृतीया में कया, काभ्याम, काभिः। चतुर्थी में कस्यै, काभ्याम, काभ्यः। पंचमी में कस्याः, काभ्याम, काभ्यः। षष्ठी में कस्याः, कयोः, कासाम। सप्तमी में कस्याम, कयोः, कासु, ठीक है।
तो यहां पर ध्यान रखिएगा, कई जगह आप देख पा रहे हैं यहां समानता है, ठीक है ना, यहां समानता है, तो यहां एक जैसे रूप है, यहां पर भी, ठीक है ना, तो चाहे पुल्लिंग में लो चाहे स्त्रीलिंग में, तो ये समानता है। तो यहां पर जब हम प्रश्न बनाएंगे तो वहां थोड़ी दिक्कत भी होगी और आसानी भी। दिक्कत तो कैसे कि आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है ना, और आसानी कैसे कि जैसे ही आपने समझ लिया, पढ़ लिया ध्यान से, तो आपको समझ में आने के उपरांत उसका प्रश्न आसानी से आप बना सकते हैं। तो यहां पर ये स्त्रीलिंग में है जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। हम यहां पर जो पढ़ने वाले हैं, यहां पर जो प्रश्न बनाने वाले हैं, वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों के रूप में बनाने वाले हैं। तो हम सीखेंगे। इससे पहले देखिए यहां पर नपुंसकलिंग में क्या रूप बनते हैं, कौन से बनते हैं। तो देखिए प्रथमा से सप्तमी तक, प्रथमा में किम के कानी, द्वितीया में किम के कानी। अब यहां प्रथमा और द्वितीया में जो है समान रूप है, ठीक है ना, दोनों में समान रूप है। और दोनों में समान रूप है तो यहां पर एक बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि बाकी जो है रूप तृतीया से सप्तमी तक, वहां पर क्या है, वहां पर ये जो है वह क्या है, पुल्लिंग के समान रूप चल रहे हैं, पुल्लिंग की तरह समानता है यहां पर रूपों में, ठीक है ना। तो यहां दो, प्रथमा और द्वितीया, ये दो लाइन जो है, दो विभक्तियां हैं, वो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है और वो भी समान है, ठीक है ना। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी अब तक तो कि यहां किन शब्द की महत्वपूर्णता है प्रश्न निर्माण में, ठीक है ना। तो अब ये आपने देख लिया, लिख लिया और समझ लिया। अब हम बिना देर किए अभ्यास शुरू करते हैं। तो आइए यहां सबसे पहले प्रथमा विभक्ति आधारित प्रश्न निर्माण, जो आपकी प्रथमा विभक्ति है उसके आधार पर प्रश्न निर्माण करते हैं। अब प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग में भी है, स्त्रीलिंग में भी है और नपुंसकलिंग में भी है। तो यहां पर हम जो है सबसे पहले ले रहे हैं पुल्लिंगे, पुल्लिंग में। अब पुल्लिंग में प्रथमा में क्या रूप बनते हैं, तो देखिए कह, कौ, के, ठीक है, तीन रूप बन गए। लेकिन ये तीन रूप कहां बनते हैं, कैसे बनते हैं, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये एक वचन में, द्विवचन और बहुवचन में। आगे बात समझ में। तो यहां तो ये आपके सामने है, आपके सामने आपको समझाने के लिए है, लेकिन आपको वैसे अगर याद होंगे तो इनकी आवश्यकता ही नहीं होगी, सीधा आप प्रश्न बना देंगे। तो अब आइए अभ्यास करते हैं। देखिए एक वचन की हम बात करते हैं, यहां पर प्रश्न बनाएं तो यहां पर एक वाक्य है आपके सामने, रामः पठति, ठीक है, ये वाक्य है। आपके प्रश्न कैसे पूछा जाता है, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता। रेखांकित पदम आधृत्य यानी रेखांकित पद को आधार करके प्रश्न निर्माण बनाइए। तो यहां रेखांकित पद क्या है, रामः, इसको आधार करके हमें क्या बनाना है, प्रश्न बनाना है। अब कैसे बनाए, ये सवाल आ जाता है। तो यहां पर देखिए जो रेखांकित पद है वहां पर आपको क्या देखना है, देखिए वहां पर आप सबसे पहले जांचिए कि लिंग क्या है, ठीक है, यानी कि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है, ठीक है। उसके बाद में आप वहां पर जाइए कि वो विभक्ति क्या है, ठीक है ना, यानी कि वहां विभक्ति कौन सी है। आ रही बात समझ में। लिंग का पता कर लिया, विभक्ति का पता कर लिया, उसके बाद में आप वचन पे जाइए, ठीक है ना। किस पे जाएंगे, वचन पे जाएंगे। ये तीन जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको रेखांकित पद में ढूंढनी है। किसमें, रेखांकित पदे, ठीक है, किसमें, रेखांकित पद में ये तीन बातें आपको ढूंढनी है, लिंग, विभक्ति और वचन। अब यहां पर देखिए रामः, ठीक है, ये आपने देखा, आपने शब्द रूप पढ़े हैं तो आपको पता है कि राम शब्द पुल्लिंग में है, आपको पता है कि राम शब्द प्रथमा का है और आपको पता है कि राम शब्द एक वचन में है। तो हमने यहां देखा कि ये क्या है, पुल्लिंग का है, ठीक है ना, पुल्लिंग का है आपके पास में। और उसके बाद में क्या है, विभक्ति प्रथमा है और एक वचन है। तो जब ये सारी चीजें आपकी क्लियर है, आपको पता है, तो आप किम शब्द में पहुंच जाइए। और किम शब्द में आप पहुंचेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, प्रथमा, पुल्लिंग प्रथमा एक वचन, हम पुल्लिंग पढ़ ही रहे हैं, प्रथमा पढ़ ही रहे हैं, ठीक है ना। अब यहां एक वचन का क्या है, कह, ठीक है, तो वो यहां पर हम लिखेंगे रामः के स्थान पर। और जब हमने लिखा कह तो कह पठति, यह हमारा प्रश्न बन गया। समझ में आया ना विद्यार्थियों। तो यहां पर देखिए एक चीज और हो रही है, वो क्या कि यहां पूर्ण विराम है, उसके स्थान पे हमने क्या लगाया, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया, तभी तो प्रश्न बनेगा,
ठीक है ना। तो यहां पर देखिए एक वचन में क्या किया, रामः पठति, रेखांकित पद राम है, यहां पर हमने ये महत्वपूर्ण चीजें ढूंढी। तो ये ध्यान रखना है, ये तीनों महत्वपूर्ण चीजें सभी जगह हमको ढूंढनी है, ठीक है। अब यहां पर देखिए रामः में हमने प्रश्न बना दिया कह। क्यों बनाया, क्योंकि प्रथमा पुल्लिंग का एक वचन है और यहां पर कह जो है प्रथमा पुल्लिंग का एक वचन है। तो हमारा प्रश्न बन गया कह पठति, कौन पढ़ता है, तो उत्तर आएगा रामः पठति, ठीक है। लेकिन वास्तविकता तो क्या है कि यहां पर ये क्या है, प्रश्न होगा आपके लिए, ठीक है ना, और ये जो है ये वाला ये आपके लिए होगा उत्तर। समझ में आ रहा है ना, ऐसा ही होगा। आगे बात समझ में। अब ऐसे ही देखिए द्विवचनम में, द्विवचन में है तो यहां पर देखिए रामौ पठतः ये वाक्य है। तो रामौ में क्या है, जैसे रामः एक वचन है तो रामौ द्विवचन है, आपको पता है कि प्रथमा का है, तो यहां पर वैसे ही जैसे कह लगाया क्या आ जाएगा, कौ, कौ पठतः, ठीक है। तो हमारा प्रश्न बन गया कौ पठतः, तो आपका रामौ पठतः। बात समझ में आ रही ना विद्यार्थियों। यहां पर देखिए एक बात और अच्छे से ध्यान रखना है, यहां पर सारी चीजें आपके सामने उपलब्ध हैं, आपको समझाने की दृष्टि से क्या रूप बनने वाला है, ठीक है ना, और कहां प्रश्न बनने वाला है, कैसे बनने वाला है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, वो सारी चीजें आपके सामने हैं। अब यहां पर अगर आपको किम शब्द याद रहते हैं और आपका अभ्यास मतलब अच्छा होता है तो वहां पर आप इनको न होते हुए भी परीक्षा में अच्छे से आप प्रश्न बना लेंगे। आगे बात समझ में। तो यहां पर ये द्विवचन में है, उसी प्रकार बहुवचन में जाएंगे तो रामाः पठन्ति, ठीक है ना, ये है। तो यहां बहुवचन है तो बहुवचन में अपने पास में क्या है, के, तो यहां क्या लिखेंगे, के पठन्ति। समझ में आ गया। तो हमारा एक वचन में बन गया, द्विवचन में बन गया, बहुवचन में बन गया। एक चीज और बताता हूं आपको कि यहां रामो है तो जैसे करता है वैसी ही क्रिया आ रही है। एक वचन का है प्रथम पुरुष का तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, प्रथम पुरुष द्विवचन है तो प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया आ रही है, प्रथम पुरुष बहुवचन है तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया यहां पर आ रही है। तो उसी के आधार पर यहां पर देख लीजिए ये भी क्या है, ये भी प्रथम पुरुष में जो अपने पुरुष क्या यहां पर प्रथमा विभक्ति है, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। आ गई बात समझ में, ठीक है ना। आगे चले, आगे देखिए अपने पास में स्त्रीलिंग की बात करें तो यहां पर देखिए बालिका, ठीक है। तो यहां पर जैसे बालिका है यहां पर तो किम शब्द स्त्रीलिंग की बात करते हैं तो यहां पर का, के, काह, ये अपने पास में एक वचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन, ठीक है ना। एक दो तीन का मतलब है एक वचन, द्विवचन और तीन का मतलब बहुवचन। आगे बात समझ में। तो यहां पर देखिए बालिका नृत्यति, बालिका नाचती है। रेखांकित पद क्या है, ध्यान से देखिए, बालिका है। अब बालिका स्त्रीलिंग क्या है, प्रथमा का है और एक वचन है। तो प्रथमा एक वचन में क्या बनेगा, किम शब्द का। तो यहां क्या लिखेंगे आप, का नृत्यति, कौन नाचती है, बालिका नृत्यति, बालिका नाचती है, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है ना यहाँ पर। अब देखिए ये हम तुक लगाते हैं कभी कभी, ऐसा तुक कम ही बैठता है। कैसे, यहाँ पर देखिए बालिका का अंत में आ रहा है तो आप सोचेंगे कि यहाँ पर क्या आएगा, का, ठीक है ना। तुक तो सही बैठ रहा है। तो ये देखो ये लॉजिकल होता है, कई बच्चे ऐसा लगाते हैं तो उनका सही हो जाता है, लेकिन जो हम आपको समझा रहे हैं उसको अगर आप अच्छे से समझेंगे तो ये कहीं नहीं आने वाला, ठीक है ना। मतलब आपको इससे भी अच्छा समझ में आएगा और आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। अब आगे देखिए बालिके नृत्यतः, ठीक है। तो बालिके, ठीक है, यहां पर द्विवचन है तो यहां जैसे यहां पर आपने मैच किया का, ठीक है, वैसे ही के, तो यहां क्या हो गया, बालिके नृत्यतः, के नृत्यतः, ठीक है। तो ये द्विवचन में बन गया। अब यहां एक बात समझनी है कि के जो है वो नपुंसक लिंग में भी आता है। तो क्या वो वहां वाला है, जी नहीं, वहां वाला नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप वाक्य में देखिए बालिका क्या है, स्त्रीलिंग है, तो के भी स्त्रीलिंग वाला ही है। हालांकि रूप समान है लेकिन वाक्य की दृष्टि से हमें लिखना है। आगे बात समझ में। अब यहां पर देखिए बहुवचन की बात करें तो बहुवचन में बालिका नृत्यंती, ठीक है। तो यहां बहुवचन है, बालिका प्रथमा का बहुवचन है, तो वैसे ही प्रथमा का बहुवचन क्या हो जाएगा, काह। तो यहां क्या हो जाएगा, काह नृत्यंती। कौन नाचती है, बालिका नृत्यंती, बालिकाएं नाचती हैं,
ठीक है। अब यहां पर जैसे ये तुक बैठा तो यहां इस वाक्य में यहां पर इस स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन में तो ऐसा तुक बैठ रहा है जो कि आपको सही नजर आ रहा है, और ऐसे भी आप याद कर सकते हो और जैसे आपको बताया जा रहा है वैसे भी। आगे बात समझ में, तो स्त्रीलिंग में भी हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे नपुंसकलिंग में देखिए क्या बनता है अपने पास में प्रथमा में, किम के कानी, ठीक है, किम के कानी बनता है, तो फलम पतति। अब यहां फल जो शब्द है वो किस में होता है, नपुंसकलिंग में होता है, तो फल गिरता है यह अर्थ है। आप यहां पर रेखांकित पद क्या देख रहे हैं, फलम, तो यहां पर कौन गिरता है, फल गिरता है, तो यहां फल पे रेखांकित है, इसका मतलब ये एक वचन है, आपको पता ही है, और एक वचन है तो यहां पर प्रथमा का है, ठीक है, ध्यान रखना प्रथमा का है यहां पर, ठीक है ना, यहां द्वितीय का नहीं है, ठीक है, क्योंकि फलम द्वितीय में भी बनता है लेकिन वहां वो कर्म होगा, ध्यान रखना। यहां पर क्या है, फल गिर रहा है तो ये कर्ता के रूप में है, तो यहां ये कर्ता के रूप में है और एक वचन है, नपुंसकलिंग है, तो यहां प्रश्न निर्माण क्या बनेगा, किम शब्द में जाओ और किम शब्द में पता किया तो यहां पर एक वचन में क्या बन रहा है, किम, तो यहां पर आप क्या लिख देंगे, किम, किम पतति, और इसके स्थान पर पूर्ण विराम के स्थान पे प्रश्नवाचक चिन्ह तो लगाएंगे आप। आगे बात समझ में, तो किम पतति ये हो गया, किम पतति, ठीक है। अब यहां पर देखिए आप ये सोच रहे होंगे कि यहां किम जो है यहां तो ऐसा लिखा हुआ है और यहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, तो यहां पर आगे देखिए आप प क्या है, व्यंजन, व्यंजन है, तो यहां म को क्या हो गया, अनुस्वार, तो किम पतति इस प्रकार रूप बन गया। आगे बात समझ में, आइए आगे चलते हैं द्विवचन में, फले पततः, तो यहां क्या हो जाएगा द्विवचन का, तो द्विवचन में के फले, ठीक है ना, के पततः कौन गिरते हैं, ठीक है, कौन दो गिरते हैं, तो फले पततः दो फल गिरते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए जैसा तुक हमने बिठाया था वहां पर स्त्रीलिंग में, वैसे ही यहां पर देखिए फलम है तो किम हो गया, फले है तो के, तो वहां के आ रहा था बालिके और यहां फले आ रहा है तो के। आगे बात समझ, दोनों में अंतर। फिर आगे देखिए बहुवचनम फलानी पतंती, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए कानी है और यहां पर भी आनी, ठीक है ना, यानी कानी का मतलब आनी वहां अंत में है तो फलानी में भी आनी अंत में है, तो ऐसे भी आप ढूंढ सकते हो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कानी, ठीक है, पतंती कौन गिरते हैं, तो फल गिरते हैं, फलानी पतंती। आगे बात समझ में विद्यार्थियों, तो यहां पर ये प्रथमा में था। आइए आगे चलते हैं, द्वितीय की बात करते हैं। द्वितीय में देखिए पुल्लिंगे, पुल्लिंग में क्या क्या रूप बनते हैं, कम कौ कान, ठीक है ना, कम कौ कान ऐसा बनते हैं रूप। तो यहाँ एक वचन में क्या होगा, वाक्य को देखिए अच्छे से, सबसे पहले आपको यही देखना है कि वाक्य में रेखांकित पद क्या है, और जो रेखांकित है उसी में तीन विशेषताएं, लिंग, विभक्ति और वचन ढूंढनी है। तो देखिए शिक्षकः बालकम पाठयति, अब यहाँ बालकम रेखांकित पद है, इसमें विभक्ति ढूंढो, लिंग ढूंढो और वचन ढूंढो। तो आपने ढूंढा तो यहाँ पर बालक को पढ़ाता है, शिक्षक बालक को पढ़ाता है, तो यहाँ द्वितीय विभक्ति है, ठीक है, जैसे रामम वैसे ही बालकम, तो द्वितीय है और यहाँ पर एक वचन है, और किस में है बालक, पुल्लिंग में, तो यहाँ पर क्या होगा, कम, ठीक है, तो शिक्षकः कम पाठयति, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, शिक्षक क्या शिक्षक किसको पढ़ाता है। आगे बात समझ में, तो यहां कम हम लिख देंगे। अब यहां पर देखिए कम यहां पर भी है और यहां पर भी है, प्रश्न में समझ में आ रहा है ना, तो यह हमारा तुक भी सही हो रहा है। आगे देखिए द्विवचन में, शिक्षकः बालकौ पाठयति, शिक्षक दो बालकों को पढ़ाता है, तो यहां दो बालक हैं तो यहां कर्म के रूप में है बालकौ, न कि यहां प्रथमा के रूप में, ठीक है, तो यहां बालकौ है तो जो द्वितीय द्विवचन है उसमें भी क्या बनता है, कौ बनता है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, कौ, ठीक है, शिक्षकः कौ पाठयति, शिक्षक किन दो को पढ़ाता है। आगे बात समझ में, तो यहां ये भी बन गया, ठीक है, अच्छा लग रहा है ना, अच्छे से समझ में आ रहा है और अच्छे से समझना है आपको, ठीक है ना। फिर है बहुवचन की बात करें तो शिक्षकः बालकान पाठयति, शिक्षक बालकों को पढ़ाता है, ठीक है, शिक्षक बालकों को पढ़ाता है, तो यहां पर देखिए बालकान, यहां अंत में कान, यहां पर भी कान, तो यहां कान, ठीक है, यानी किनको, बहुत सारे हैं यहां पर, तो शिक्षकः कान पाठयति, शिक्षक किनको पढ़ाता है, बालकान पाठयति, बालकों को पढ़ाता है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है कि किन शब्द का कितना महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर योगदान है प्रश्न बनाने में, और अच्छे से प्रश्न बन रहे हैं।
आगे बात समझ में। तो ये हमारा पुल्लिंग में था। अब आइए बात करते हैं स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग में देखिए काम, के, काह, यही रूप बनते हैं ना। तो अब यहां प्रश्न कैसे बनेंगे, देखिए वाक्य को, माता बालिकाम आह्वयति, माता बालिका को बुलाती है। तो बालिका क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है ना, स्त्रीलिंग है, द्वितीया का एक वचन है। तो यहां पर देखिए काम, ये काम, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार पहचानना है सीधा सा, ठीक है ना। कोई भी शब्द हो सकता है यहाँ पर, लताम, बालिकाम, ठीक है, यहाँ पर जो भी है इकारांत शब्द भी हो सकता है। तो वहां पर इसको पहचानना है। तो यहाँ बालिका आकारांत शब्द रखा गया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। अब यहां पर देखिए काम है, तो यहां प्रथमा का एक वचन है, वही तीन चीजें हम यहां पर देख रहे हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, काम, ठीक है। काम आह्वयति, माता काम आह्वयति, माता किसको बुलाती है, बालिका को बुलाती है। अब यहां पर देखिए म नीचे ही रखा, क्यों, क्योंकि आगे क्या है, स्वर है, इसलिए। आगे बात समझ में। वैसे ही माता बालिके आह्वयति, माता दो बालिकाओं को बुलाती है। तो यहां पर के है, यहां के, तो के, ठीक है। प्रश्न क्या बनेगा, माता के आह्वयति, माता किन दो को बुलाती है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। वैसे ही बहुवचनम की बात करते हैं, बहुवचन की, तो माता बालिका आह्वयति, देखिए प्रथमा और द्वितीया के बहुवचन में समान रूप बनते हैं। तो बालिका, ठीक है, तो प्रश्न भी हमारा समान बनता है, काहा आह्वयति, माता काहा आह्वयति, माता किनको बुलाती है। बात समझ में आ रही ना विद्यार्थियों। तो इनको अच्छे से आप लिखिए, कहां पर, कॉपी और मस्तिष्क दोनों में, ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं, नपुंसकलिंग की बात करते हैं। तो यहां पर देखिए किम, के, कानी, क्योंकि समान रूप बनते हैं, ठीक है। तो यहां प्रश्न कैसे बनेगा, पहले वाक्य को देखिए, वानरः फलम खादति, ठीक है, वानर फल खाता है। तो देखिए मैं आपको एक वाक्य बताता हूं, मैंने आपको बताया था फलम पतति, यहां पर ये फल जो है वो कर्ता के रूप में था, ठीक है, समझ में आ रहा है। जब हमने प्रथमा का जो प्रश्न निर्माण बनाया था तब, तो ये किसके रूप में है, यहां पर ये कर्ता के रूप में, और लेकिन यहां किस रूप में है, कर्म के रूप में। तो रूप तो समान बनते हैं। तो यहां पर हमने किम लगाया, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि वो कर्ता के रूप में था। अब यहां पर भी किम आएगा, क्योंकि नपुंसकलिंग में तो दोनों रूप समान होते हैं ना, लेकिन यहां कर्म के रूप में आएगा। इतनी बात आप समझ जाइएगा। तो वानरः किम खादति, ठीक है, समझ में आ गया। एक वचन था इसलिए किम आया। अगर द्विवचन होता तो यहां देखिए वानरौ फले खादता, दो वानर दो फल खाते, ठीक है। वानरौ यहां पर ये द्विवचन है, ये भी द्विवचन आ गया, लेकिन हमें रेखांकित पद के आधार पर बनाना है। तो यहां देखिए फले, ठीक है, तो फले यहां द्विवचन है, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, के, वानरौ के खादतः। आ गई बात समझ में। फिर है बहुवचनम की बात करें, वानरः फलानि खादन्ति, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, फलानी, अभी बताया था आनी अंत में आ रहा है, तो कानी, ठीक है। तो क्या बन गया, कानी। वानरः कानी खादन्ति, वानर किनको खाते हैं, किन मतलब फलों को खाते हैं। तो वानरः कानी खादन्ति, वानराः फलानि खादन्ति। बात समझ में आ रही ना। मैं फिर से बता रहा हूं, यहां पर ये वाक्य जो है प्रश्न के रूप में है। किसके रूप में है, प्रश्न के रूप में समझें। और जो ये प्रश्न बना रहे हैं वो हम किसके रूप में है, उत्तर के रूप में है। तो ऐसा आपको समझना है, ठीक है ना, क्योंकि प्रश्न आपके ऐसे ही आएंगे कि रेखांकित पद को आधार करके प्रश्न बनाओ, जैसा कि आपके सामने बनाया गया है, ठीक है। आगे बात समझ में। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए यहां पर तृतीया विभक्ति आधारित प्रश्न निर्माणम, तृतीया विभक्ति पर आधारित प्रश्न निर्माण। प्रथमा द्वितीया को हमने देखा, अब यहां तृतीया की बात करते हैं। देखिए सह हस्तेन लिखति, वह हाथ से लिखता है, ठीक है ना, वह हाथ से लिखता है, यह। अब यहां पुल्लिंग की बात करते हैं तो केन, काभ्याम और कई, ये हमारे रूप बनते हैं किम शब्द के। तो यहां पर देखिए केन लिखति, हस्तेन लिखति, किससे लिखता है, हाथ से लिखता है। तो यहां केन आएगा, सह केन लिखति, ये हमारा प्रश्न होगा, क्योंकि एक वचन है हस्तेन, ठीक है। एन, तो केन, यहां पर भी एन आ रहा है, यहां पर भी एन आ रहा है, मतलब क के बाद में एन जो विभक्ति का प्रत्यय है। तो यहां पर हस्तेन लिखति, केन लिखति, बात समझ में आ गई। वैसे आगे द्विवचन में देखिए स नेत्राभ्याम पश्यति, ठीक है, वह नेत्राभ्याम, वह आंखों से देखता है। तो आंखें कितनी है, दो, और यहां पर भी द्विवचन है,
तो साधन है, यहां पर तृतीया की बात कर रहे हैं, करण कारक होता है। तो यहां पर द्विवचन है, तो द्विवचन में यहां क्या बनेगा, काभ्याम। तो यहां हमारा प्रश्न क्या बनेगा, सह काभ्याम। ठीक है, सह काभ्याम पश्यति, वह किन से देखता है। ठीक है, ये बन गया। फिर आगे बहुवचन में देखिए, सह बालकई सह क्रीडति, वह बालकों के साथ खेलता है, वह बालकों के साथ खेलता है। तो यहां बालकई तृतीया बहुवचन है और पुल्लिंग में है, तो यहां पुल्लिंग में बहुवचन क्या बनेगा, कई। तो यहां पर देखिए कई ही, ठीक है, सह कई ही सह क्रीडति, ठीक है ना, वह किन के साथ खेलता है। आ गई बात समझ में विद्यार्थियों। तो यहां पर देखिए इस प्रकार ही हमने तृतीया का पुल्लिंग देखा। आइए बात करते हैं स्त्रीलिंग की। स्त्रीलिंग में देखिए क्या रूप बनेंगे, कया, काभ्याम, काभी। याद आ रहा है ना आपको, याद तो होगा ही वैसे ही, ठीक है ना। अब इनको प्रश्न में देखते हैं। तो देखिए पहला, रामः द्विचक्रिकया गच्छति, राम साइकिल से जाता है। ठीक है, किससे जाता है, साइकिल से जाता है। तो यहां द्विचक्रिकया, यहां देखिए तुक क्या बन रहा है, कया, और हमारा प्रश्न भी क्या है, कया, तो लिख दीजिए कया। ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत आसान है ना, मैंने पहले ही कहा था बहुत आसान है। अब यहां देखिए रामः कया गच्छति, ठीक है। फिर है द्विवचनम, राधा सखीभ्याम साकम गायति, राधा सखियों के साथ गाती है। अब यहां पर देखिए भ्याम, ठीक है, काभ्याम, भ्याम, ठीक है ना, किम शब्द है इसलिए काभ्याम, सखी है सखीभ्याम। तो यहां पर द्विवचन है, वहां भी द्विवचन है, तो वही तो आएगा काभ्याम। ठीक है, राधा काभ्याम साकम गायति, राधा किनके साथ गाती है, तो राधा सखीभ्याम साकम गायति। बात समझ में आ रही है विद्यार्थियों। तो यहां पर देखिए प्रश्न निर्माण, प्रश्न बना रहे हैं हम, यहां पर तो प्रश्नवाचक चिन्ह तो आएगा ही, वो आपको समझना ही है, वो मैं नहीं बता रहा बार बार, आपको अच्छे से नजर आ रहा है और समझना भी है। ठीक है ना। आगे चलिए बहुवचन की बात करें, बालिकाभिः श्लोकः गीतः, यहां पूर्ण विराम आएगा, बालिकाओं के द्वारा श्लोक गाया गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए बालिका भी, ठीक है, तो का भी प्रश्न अपने आप ही बोल रहा है कि मुझे क्या बनाना है। ठीक है ना, मतलब वाक्य अपने आप ही कह रहा है कि मुझे क्या बनाओ, का भी, तो का भी श्लोकः गीतः, किनके द्वारा श्लोक गाया गया, बालिका भी श्लोकः गीतः। समझ में आ गया ना। अब यहां पर देखिए, यहां जो है अपन ने देखा कि यहां पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में है, नपुंसक लिंग का यहां पर हम प्रयोग नहीं देख रहे हैं। क्यों नहीं देख रहे विद्यार्थियों, क्योंकि यहां रूप समान बनते हैं, किनके, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के प्रथमा द्वितीया में अलग अलग रूप बनते थे, इसलिए हमने देखा। तो आइए सीधे बात करते हैं हम यहां पर चतुर्थी विभक्ति आधारित प्रश्न निर्माण पर। ठीक है, तो यहां पर पुल्लिंगे कस्मै काभ्याम केभ्य, ये रूप बनते हैं किम शब्द के, कस्मै काभ्याम केभ्य। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए एक वचन में कैसे बनेगा, क्या वाक्य होगा। तो देखिए आपने देखा सह रामाय पुस्तकम ददाति। ठीक है, तो यहां रेखांकित पद रामाय है, कौन सी विभक्ति है, कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है, ये हमें जानना ही है। और जानकर के पता किया कि यहां चतुर्थी एक वचन है पुल्लिंग में, तो चतुर्थी पुल्लिंग एक वचन में किम शब्द में क्या बनता है, कस्मै। तो हम यहां क्या लिखेंगे, कस्मै। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो ये हमें ये शब्द रूपों के साथ साथ हमें किम शब्द के रूप याद होंगे तो अच्छे से कर पाएंगे। तो सह कस्मै पुस्तकम ददाति। अब यहां पर देखिए एक चीज और मैं आपको बताता हूं कि दा धातु है, इसके योग में चतुर्थी ही होती है, तो यहां वैसे भी हम चतुर्थी पहचान सकते हैं। ठीक है ना, तो ये भी तरीका आसान है। अब आगे देखिए द्विवचन की बात करें, सह बालिकाभ्याम फलम यच्छति। तो यहां पर देखिए चाहे आप यहां पर तृतीया की बात करें, चतुर्थी की बात करें और पंचमी की बात करें, इन तीनों विभक्तियों में, ठीक है ना, जो द्विवचन होता है, कौन सा द्विवचन, उसमें क्या आता है, भ्याम भ्याम भ्याम। समझ में आ रहा है। तो यहां भ्याम आ गया, बालकाभ्याम, चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, तो यहां बालकाभ्याम काभ्याम क्या बन जाएगा, काभ्याम। ठीक है, सह काभ्याम फलम यच्छति। आ गई बात समझ में। अब आगे देखिए बहुवचनम, शिक्षकः बालकेभ्यः यच्छति, शिक्षक बालकों को देता है, यच्छति का मतलब देता है, तो किनको देता है, बालकेभ्यः। अब यहां पर देखिए केभ्यः प्रश्न में आ रहा है और यहां पर भी केभ्यः आ रहा है,
ठीक है ना। तो यहां पर अपने आप ही प्रश्न बोल रहा है कि मुझे क्या करना है, तो यहां केभ्य आप लिखेंगे, ठीक है ना। शिक्षक केभ्य यच्छति, यहां विसर्ग है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां चतुर्थी पुल्लिंग की बात हो गई। आइए अब बात करते हैं स्त्रीलिंग में। तो स्त्रीलिंग में भी देखिए यहां पर कस्यै काभ्याम काभ्य, ये दो तो समान होते ही होते हैं। यहां पर कस्यै और पुल्लिंग में क्या हुआ करता था, कस्मै, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर प्रश्न कैसे होगा, तो देखिए वाक्य अपने पास में है बालिकायै नृत्यम रोचते, ये हमारे पास में वाक्य है, और रेखांकित पद क्या है, बालिकायै। तो यहां पर कौन सी विभक्ति है, कैसे जानेंगे। आपको अगर बालिका, सीता या लता, रमा, इनमें से कोई सा भी रूप याद है तो आप अच्छे से पकड़ पाएंगे यहां पर कि चतुर्थी का एक वचन है, और चतुर्थी का एक वचन है तो किम शब्द कौन सा बनेगा, कस्यै। तो यहां पर क्या आएगा, कस्यै। कस्यै नृत्यम रोचते, किसको नृत्य अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहां पर बालिका ये नृत्यम रोचते, ये हमारा क्या है, वाक्य है ही, तो प्रश्न बना लिया कस्य नृत्यम रोचते। आगे बात समझ में। इसी प्रकार द्विवचन में देखिए इमे पुस्तके बालिकाभ्य अस्ति, ये दोनों जो पुस्तकें हैं वो बालिकाओं के लिए है। तो यहां बालिकाभ्याम काभ्याम है ही, तो यहां पर काभ्याम अपने आप ही आ जाएगा। तो यहां तो आपको एक बार में ही अच्छे से समझ में आ गया है कि क्या आना है, ठीक है, देखते ही वाक्य को, ठीक है, रेखांकित पद को। अब बहुवचन की बात करें तो यहां देखिए तानि पुस्तकानि बालिकाभ्यः सन्ति, ठीक है, वे पुस्तकें बालिकाओं के लिए हैं। तो यहां पर काभ्य, तो सीधा क्या लिख देंगे, काभ्यः। बात समझ में आ गई ना विद्यार्थियों। इसी प्रकार आइए आगे चलते हैं हम अगली विभक्ति पंचमी विभक्ति की ओर। पंचमी विभक्ति में देखिए कैसे बनेंगे, पुल्लिंग में कस्मात्, काभ्याम, केभ्य, ठीक है ना। तो अभी मैंने बताया था तृतीया, चतुर्थी और पंचमी में काभ्याम केभ्य बनता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए एक वचन महत्वपूर्ण हो जाता है उस दृष्टि से। तो यहां एक वचन में क्या बन रहा है अपने पास में, कस्मात्, और यहां है वृक्षात् पत्रम पतति, यहां पूर्ण विराम आएगा, वृक्ष से पत्ता गिरता है। तो यहां पर किससे गिर रहा है, वृक्ष से, रेखांकित पद क्या है, वृक्षात्। तो यहां पंचमी का एक वचन है, पुल्लिंग है, तो पंचमी पुल्लिंग एक वचन में क्या बनता है, कस्मात्। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, कस्मात्, कस्मात् पत्रम पतति, प्रश्न हमारा हो गया, ठीक है ना, आसान है ना। फिर है द्विवचन की बात करें, हस्ताभ्याम कंदुकम पतति, हस्ताभ्याम कंदुकम पतति, तो हाथों से गेंद गिरती है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए हस्ताभ्याम, हाथों से दो हाथ है, द्विवचन है, तो यहां काभ्याम अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है ना, काभ्याम। उसी प्रकार यहां पर देखिए वृक्षेभ्य वानरः क्षितौ कूर्दन्ति, वृक्षों से, ठीक है ना, जो बंदर है वो धरती पर कूदते हैं, मतलब छलांग लगाकर कूदते हैं। तो यहां वृक्षेभ्य, यहां रेखांकित पद है, और यहां पर बहुवचन है अपने पास में। बहुवचन किस विभक्ति का है, पंचमी का है, ठीक है। तो यहां पंचमी बहुवचन में केभ्य, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, केभ्यः, ठीक है, बात समझ में आ गई। आइए आगे चलते हैं, स्त्रीलिंग की बात करते हैं। स्त्रीलिंग में देखिए कस्याः काभ्याम काभ्यः, ठीक है ना, कस्याः काभ्याम काभ्य, तो ये है हमारे पास में रूप। किम शब्द के प्रश्न बनाते हैं, पाठशालायाः बालकः आगच्छति, पाठशाला का, पाठशाला से बालक जो है आता है, ठीक है ना, पाठशाला से बालक आता है। ध्यान रखना यहां पर पाठशालाया, जैसे कस्याः पंचमी और षष्ठी दोनों जगह बनता है, कहां, पंचमी में भी बनता है और षष्ठी में भी बनता है। उसी प्रकार जो पाठशालाया है ये भी कहां, पंचमी में भी बनेगा और षष्ठी में भी बनेगा। अब वाक्य का आप अर्थ ले लीजिए और उस प्रकार से रूप लिखिए, बनेगा एक ही, ठीक है ना। तो यहां पाठशाला से बालक आता है, तो कहां से आता है, पाठशाला से। तो यहां स्त्रीलिंग है पाठशाला शब्द, जैसे सीता लता शब्द चलते हैं वैसे ही पाठशाला शब्द चलते हैं। तो यहां षष्ठी का माफ कीजिएगा, पंचमी का रूप जो आएगा वो आएगा कस्याः, ठीक है, कस्याः बालकः आगच्छति, कहां से बालक आता है, ठीक है। उसी प्रकार द्विवचन में देखिए सा गृह गोदिकाभ्याम विभेति, वह दो छिपकलियों से डरती है, ठीक है। तो यहां गृह गोदिकाभ्याम, तो यहां पर भ्याम है तो वैसे ही काभ्याम आएगा, ठीक है ना। तो यहां तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, गलत नहीं होना चाहिए जब आपको अभ्यास दिया जाए, बताया जाए।
अब आगे देखिए बहुवचनम, सा शिक्षिकाभ्यः पठति, ठीक है ना, वह शिक्षिकाओं के लिए शिक्षिकाओं से पढ़ती है, ठीक है ना, वह शिक्षिकाओं से पढ़ती है। तो यह शिक्षिकाभ्य और बहुवचन में क्या बनेगा, काभ्य, तो काभ्यः। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो ये हो गया स्त्रीलिंग में। आइए आगे बात करते हैं षष्ठी विभक्ति की। षष्ठी विभक्ति में देखिए क्या बनेगा, कस्य कयो केशाम, ये पुल्लिंग की बात हो रही है यहाँ पर, तो कस्य कयो केशाम होगा। तो यहाँ पर देखिए वाक्य देखते हैं हम। पहला वाक्य देखिए यहाँ पर एक वचन में, दशरथस्य पुत्रः रामः आसीत्, दशरथ का पुत्र राम था। रेखांकित पद क्या है, दशरथस्य। अब यहाँ पर कौन सी विभक्ति है, षष्ठी। कौन सा लिंग है, पुल्लिंग। कौन सा वचन है, एक वचन। तो किम शब्द में सीधे पहुंच जाओ, क्या आएगा, कस्यः। तो यहां पर देखिए कस्य, यह आपका रूप बन गया, ठीक है ना। यहां पर यह ध्यान रखना कस्य है, क्या है विद्यार्थियों, कस्य है, ठीक है। कस्यः पुत्रः रामः आसीत्, किसका पुत्र राम था। अब यहां पर देखिए स्य अंत में आ रहा है, तो आपको समझ जाना है स्य किस में आता है, षष्ठी में आता है, ठीक है ना, एक वचन कस्य। फिर आगे द्विवचन की बात करें तो यहां देखिए सीता रामयोः पुत्रः लवः आसीत्, सीता और राम का पुत्र लव था। तो यहां पर रामयोः तो क्या बनता है, कयोः। तो यहां पर द्विवचन में क्या बनेगा, कयोः, ठीक है, समझ में आ गया। फिर आगे देखिए बहुवचन में, स नराणाम ईशः अस्ति, वह नराणाम यानी कि लोगों का, ईश यानी भगवान, अस्ति यानी है, वह लोगों का भगवान है, ठीक है। तो यहां नराणाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। तो यहां पर ध्यान रखना है, यहां से बहुत प्रश्न किए जाते हैं षष्ठी, एक वचन और बहुवचन से, ठीक है ना। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है नराणाम यानी कि केशाम, क्या बनेगा, केशाम। तो यहां पर केशाम क्यों आया विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना है केशाम क्यों आया, क्योंकि ये पुल्लिंग का है, षष्ठी का बहुवचन है, और किम शब्द षष्ठी बहुवचन में क्या बनता है, पुल्लिंग में केशाम बनता है, ठीक है ना, इसीलिए केशाम आया। आ गई बात समझ में। तो ये हुआ पुल्लिंग में। अब आइए स्त्रीलिंग की बात करते हैं। स्त्रीलिंग में देखिए यहां पर कस्याः कयोः कासाम, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना विद्यार्थियों। आपको इसी तरीके से समझना है वाक्यों को और अच्छे से क्या करना है, अभ्यास करना है। आगे देखिए, जनकः सीतायाः पिता आसीत्, यहां पूर्ण विराम आएगा, जनक सीता का पिता था, ठीक है। अब यहां सीतायाः, यहां षष्ठी है, सीता का संबंध शो हो रहा है यहां पर, तो षष्ठी विभक्ति आती है, षष्ठी है, कौन सा वचन है, एक वचन है, स्त्रीलिंग में तो है ही। तो यहां कस्याः, जनकः कस्याः, ठीक है, पिता आसीत्, ठीक है, यह प्रश्न बन गया। आगे देखिए द्विवचन में, एषः कक्षः बालिकयोः अस्ति, यह कमरा जो है वो बालिकाओं का, दो बालिकाओं का है, ठीक है। तो यहां बालिकयोः, रमयोः, सीतयोः, यही बनता है ना। तो प्रश्न किम में क्या बनेगा, किम शब्द का रूप क्या बनेगा, कयोः, ठीक है ना, चाहे पुल्लिंग में हो चाहे स्त्रीलिंग में हो, यहां पर कयो ही बनता है। तो एषः कक्षः कयो अस्ति, द्विवचन की बात हो रही है, बात समझ में आ रही ना। फिर इसी प्रकार देखिए बहुवचन की, एषः छात्राणाम आवासः वर्तते, यह छात्राओं का आवास है। ध्यान रखिएगा छात्राणाम, ये जो छात्राणाम शब्द है यहां पर, ये जो पद आया यहां पर, तो यहां पर ये पुल्लिंग में भी बनता है और स्त्रीलिंग में भी बनता है, दोनों में समान रूप से बनता है। कैसे, क्योंकि पुल्लिंग में तो होता है छात्र शब्द और स्त्रीलिंग में होता है छात्रा शब्द, ठीक है ना, छात्र शब्द और छात्रा शब्द। आगे बात समझ में। तो दोनों का रूप एक ही बनता है, छात्राणाम, लेकिन यहां हम स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं। आप चाहें तो यहां पर इसके स्थान पर आप क्या कर सकते हैं, बालिका नाम भी समझ सकते हैं, बालिका नाम, ठीक है ना, बालिका नाम। तो भी हमारा उत्तर क्या आएगा, यहां पर बहुवचन में क्या है, प्रश्न निर्माण करेंगे कासाम, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, कासाम, ठीक है ना। एषः कासाम आवासः वर्तते, ये किनका आवास है, ठीक है ना, बात समझ में आ गई है ना। तो यहां पर ध्यान रखना, ऐसे अगर शब्द आते हैं तो वहां ध्यान से देखना है, और अगर ऐसे शब्द आ गए तो आपको पता चली जाएगा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है ना। तो जब ऐसा कंफ्यूजन वाला हो तो वहां विशेष तौर पर ध्यान रखें,
ठीक है, आगे बात समझ में। आइए अगली विभक्ति की ओर चलते हैं। अगली विभक्ति सप्तमी विभक्ति है। तो यहां पर देखिए रूप क्या बनेंगे पुल्लिंग में, कस्मिन कयोः केषु। ठीक है, और यहां देखते हैं वाक्यों में। पहला वाक्य देखिए, रामः युद्धे निपुणः अस्ति। राम युद्ध में निपुण है। जब आपने कारक पढ़े तो ध्यान होगा चिन्ह जो होते हैं हमारे में पेपर, ये चिन्ह होते हैं। तो यहां पर में है तो युद्ध में निपुण है। ठीक है ना, तो यहां रेखांकित पद क्या है, युद्धे। ठीक है, तो यहां कौन सी विभक्ति हुई, यहां सप्तमी विभक्ति, पुल्लिंग में एक वचन हुआ। तो यहां जो प्रश्न बनेगा वो क्या बनेगा, कस्मिन। रामः कस्मिन, ठीक है ना, निपुणः अस्ति। राम किस में निपुण है। फिर इसी प्रकार द्विवचन में देखिए, स धर्मार्थयोः कुशलः अस्ति। वह धर्म और अर्थ में कुशल है। ठीक है, तो यहां कयोः अर्थयोः ऐसा ही बन रहा है द्विवचन में। तो यहां क्या आ जाएगा, कयोः। सह कयोः कुशलः अस्ति। वह किन दो में कुशल है। आगे बात समझ में। अब ऐसे बहुवचन में देखिए, सह राज्येषु भ्रमणम करोति। वह राज्यों में भ्रमण करता है। ठीक है ना, तो यहां राज्येषु, ठीक है, तो यह सप्तमी का है और बहुवचन है। तो यहां किम में क्या बनेगा, केशु। तो यहां क्या लिखेंगे आप, केशु। ठीक है, सह केशु भ्रमणम करोति। आगे बात समझ में। तो यहां पर ये पुल्लिंग में हुआ सप्तमी में। आइए आगे चलते हैं, स्त्रीलिंग की बात करते हैं। स्त्रीलिंग में देखिए, कस्याम कयोः कासु। कस्याम कयोः कासु। ठीक है, अब यहां पर देखिए एक वचन की बात हम कर लेते हैं। तो यहां पहला वाक्य देखिए, सा प्रतियोगितायाम प्रथम स्थानम प्राप्तवती। यहां पर देखिए एक ही है, प्रथम स्थानम मिला हुआ है, प्रथम स्थानम। वह प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त उसने किया। ठीक है ना, करती सा प्रतियोगितायाम प्रथम स्थानम प्राप्तवती। उसने जो प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया, यह इसका अर्थ है। अब यहां रेखांकित पद क्या है, प्रतियोगितायाम। अब यहां पर विभक्ति कौन सी हुई, प्रतियोगिता में अर्थात सप्तमी, और सप्तमी हुई तो कौन सा वचन हुआ, एक वचन। अब यहां कौन सा लिंग है, प्रतियोगिता स्त्रीलिंग है, जैसे पाठशाला, रमा, लता इत्यादि। तो यहां क्या रूप बनने वाला है किम शब्द का, तो कस्याम। क्या बनेगा, कस्याम। ठीक है, सा कस्याम प्रथम स्थानम प्राप्तवती। ठीक है ना, उसने किस में पहला स्थान प्राप्त किया। आगे बात समझ में। फिर आगे द्विवचन में बात करें, सूर्य पृथिव्योः मध्ये चंद्रमा आगच्छति। सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आता है। ठीक है, तो यहां द्विवचन में तो क्या बनने वाला है, कयोहि तो बनने वाला है। षष्ठी और सप्तमी में तो कयोहि बनता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, कयोः मध्ये चंद्रमा आगच्छति। तो यह हमारा प्रश्न बन गया। ठीक है, आगे देखिए बहुवचन में, सा विभिन्न कलासु पारंगता अस्ति। वह विभिन्न कलाओं में पारंगत है। पारंगत होने का मतलब दक्ष है, एक्सीलेंट है, एक्सपर्ट है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, सा विभिन्न कलासु, वह विभिन्न कलाओं में। तो यहां कलाओं में सप्तमी है और कौन सा वचन है, कलासु। ठीक है ना, विभिन्न कालासु। ठीक है, यहां पर देखिए कालासु नहीं है, यहां इसको कलासु पढ़े, क पढ़े। ठीक है ना, क्या है, विभिन्न कलासु, विभिन्न, ठीक है, कलासु। ठीक है ना, कलासु है, कला शब्द है सप्तमी का बहुवचन। तो यहां क्या बनेगा प्रश्न हमारा, कासु। ठीक है ना, कासु। सा कासु पारंगता अस्ति। वह किसमें पारंगत है। ठीक है ना, तो इस प्रकार ही हमारा प्रश्न बना। विद्यार्थियों, यहां आपने देखा इस सामान्य परिचय पहले भाग में कि किम शब्द को लेकर हमने सामान्य रूप से, अच्छे से, साधारण रूप में किस प्रकार देखा कि किम शब्द के जो प्रश्न निर्माण है, ठीक है, वो सातों विभक्ति में हमने पढ़ लिए हैं। तो विद्यार्थियों, आपको ऐसा समझना है, अच्छे से समझना है और आपको समझ में आया होगा। इसी आधार पर आपके पाठ में बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है ना, ऐसे प्रश्न निर्माण करने के लिए अभ्यास दिया गया है। ठीक है, तो वहां पर ऐसे हमने हम इस प्रकार, हम परीक्षा में आए चाहे पाठों के हो, हम प्रश्न बना सकते हैं। ठीक है ना विद्यार्थियों, तो ये हमारा जो कक्षा थी, ये हमारी कक्षा थी, वह किम शब्द को लेकर के थी। अब आगे हम यहां पर किम शब्द के अलावा भी किस प्रकार प्रश्न निर्माण हो सकता है, वो अगले वीडियो में जानेंगे। तो मैं लेता हूं विदा, धन्यवाद।